हड़ताल की थी। ये एग्रीमेंट वगैरह पड़े हैं, इसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। उम्मीद तो हमें केजरीवाल से इतनी है कि उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के कहा था कि आंटी जी आप रोइए मत, जिस दिन मुझे सीट मिलती है मैं उसी दिन ही आपके मकान नाम कर दूंगा। हमारा पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे लिए कोई न कोई अरेंजमेंट जरूर करेगी। तब से दिल्ली सरकार का जो एमओयू पास किया है, इन्होंने एनबीसीसी के साथ करार किया है, तब से नींद तो उड़ी हुई है। पब्लिक वोट देने के लिए एम्बेसी कंपनीज और दूध पी जाएगी डीटीसी, हमें क्या मिलेगा? खाली कटोरा। जबकि केजरीवाल जी कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं डायरेक्ट 24 न्यूज में। आज हम मौजूद हैं डीटीसी कॉलोनी हरिनगर में। मेरा एक ही कहना है, क्या अरविंद केजरीवाल जी अपने बूढ़े माँ बाप जैसे बूढ़ों को छत छीन लेगा क्या? यही आज का सवाल है हमसे। बने रहे हमारे साथ। यहाँ की क्या मौजूदा दिक्कतें हैं और क्या आज का इशू है, आपसे पूरा लाइव यहाँ के निवासियों से बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। यहाँ के मौजूदा निवासी हैं हमारे साथ, हमारे सबसे बुजुर्ग, जो शायद 1965 से ही यहाँ, जब से ये कॉलोनी बसी गई है डीटीसी कॉलोनी, तब से मौजूदा हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ क्या समस्याएं हैं। और आप जी बाबू जी नमस्कार, कैसे हो? मैं बैठ जाता हूँ आपके पास। कैसे दुखी हो? मैं हूँ धनवंतराय मलिक। हाँ जी। मैंने ये जो कॉलोनी का मामला जिस वक्त हल हुआ था, मैंने उस वक्त 16 दिन की भूख हड़ताल की थी। ये एग्रीमेंट वगैरह पड़े हैं, इसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। और मैंने ये मैनेजमेंट को कन्विंस किया था, इस जो बहुत सी बातें थी, ये भी बात थी, कन्विंस किया था कि अगर गलत है तो आप एक बार हमारी सुनो ज़रूर। तो वो डॉक्टर पटनकर थे चेयरमैन उस वक्त, ये 78-79 की बात है। मैंने कहा एक बार आप हमारी बात सुनो, आप लगता हो कन्विंस हो आप तो उसको करो, नहीं तो नहीं करो। इस कॉलोनी का मामला शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किए थे कि सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम में जितने भी मकान बने हैं ऑल ओवर इंडिया, उनसे एक्चुअली जो कास्ट है उनकी, वो ले करके उनको ऑनरशिप दे दो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर थे। उस पर ये चेयरमैन को हमने सारी चीज़ें बता कर, उसने ऑर्डर मंगवाए, उनको पढ़ करके फिर डीटीसी बोर्ड हमारा कॉम्पिटेंट बोर्ड है, उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, गवर्नमेंट के लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। ये गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्ट किया हुआ बोर्ड है। उन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई, सबके सामने रखा, मीटिंग का एजेंडा बनाया, और ये सारी बात करने के बाद वो उन्होंने उनको भी समझा करके अप्रूव किया मिनट्स। फिर उसके बाद ये अप्रूव भी हुए मिनट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल भी दी इस केस में। चेयरमैन आकर के या अनाउंस भी करके या कॉलोनी के मैंने आपके ऑनरशिप कर दी है, और अब ये डीडीए से कॉरस्पॉन्डेंस हमारी चल रही है, और जब वहाँ से कॉरस्पॉन्डेंस पूरी हो जाएगी तो आप इसको अपने ही मकान समझो। और उन्होंने हमारे से जब ये रूल्स बनाए तो एक एफिडेविट दिए हमारी सारी कॉलोनी के लोगों से कि आपके पास कोई मकान तो नहीं है, कोई प्लॉट तो नहीं है, ये एफिडेविट भी दिए। और इतने में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई 1980 में। कुछ लोग चाहते थे ये मकान होने चाहिए, कुछ चाहते थे नहीं होने चाहिए। मगर वो जब चेयरमैन से सरकार के पास इन्होंने, कांग्रेस की सरकार आई तो भाग दौड़ की, तो उस वक्त इन्होंने अपील करने का फैसला कर लिया। जब एक चेयरमैन है डीटीसी का मालिक है, उसने सारी डीटीसी को बुलाया, गवर्नमेंट के ऑर्डर भी थे, और आपने उसको देख करके सारा कुछ करके उसको पास कर दिया। फिर अपील करने की जरूरत ही नहीं थी कोर्ट में। ऑनरशिप अपनी कास्ट लेते, ऑनरशिप करते, ये मामला क्या हो जाता। मगर ये अपील भी चले गए उसके बाद, ये जो इंदिरा गांधी के आने के बाद 1980 के बाद, और इसका फैसला 1992 में आया। तो उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने ये जो डबल बेंच में इसकी अपील कर दी, जबकि अपील में जाना ही चाहिए था इनको। जब एक ऑफिसर यहाँ गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक ही उसने सब कुछ किया है, और उसमें हर तरह के लोग हैं गवर्नमेंट के। और अप्रूव किए मिनट्स आपने भी बोर्ड में भी पास हुआ,
फिर उसके बाद आपको अपील में जाना ही नहीं चाहिए था, ऑनरशिप दे देनी चाहिए थी। आप एक इस बार ये सरकार जो है कम से कम उस फाइल को कोर्ट भी तो का था। सुप्रीम कोर्ट में गए, हम डबल बेंच में भी हार गए और सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए। हारे क्यों? अब जज जो सुना था उसने रिकॉर्ड नहीं देखा फाइल का कि ये काम कैसे था, गवर्नमेंट के ऑर्डर क्या थे, कैसे हुआ ये मामला, कुछ स्टडी नहीं किया उन्होंने कहा ये कैसे होता है, मैं जज हूँ, मेरे पास कोठी है और मैं रिटायर होने के बाद कह दूँ जी मेरी कोठी है, तो ये तो गलत है, समझी। तो मैंने कहा कि आप मेरे केस देखो, अगर आपको लगता है कि वाकई आप जिस तरीके से कह रहे हैं जो ये केस है, अगर सेम नेचर की केस है तो आप कहो ये बात आपकी दलील में वजन है। और अगर ये स्पेशल गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं कि इनकी से कीमत लेकर के इनको ऑनरशिप दे दो, तो हमारे तो उनको डिफरेंट केस है। ये सब्सिडाइज हाउसेस की पर दोनों कॉलोनियाँ बनी हुई है, हरिनगर की भी और राणा प्रताप बाग की भी। 150 क्वार्टर यहाँ है, 150 क्वार्टर राणा प्रताप बाग में है। और गवर्नमेंट के ऑर्डर है सब्सिडाइज हाउसेस की जो मकान है ऑल ओवर इंडिया, इनका ऑनरशिप लेकर के इनको मकान दे दो। जब आपने सारी दिल्ली में कर दिए, करमपुरा, नेहरू नगर, गिरी नगर, डीटीसी कॉलोनियाँ आपने कर दी, ये डीटीसी कॉलोनियाँ क्यों छोड़ दिया आपने बीच में? 150 परिवार ही है, 150 परिवार है, 150 या 300 परिवार है। अगर उस वक्त आपने एफिडेविट न लिए होते हमसे, एफिडेविट आपने न लिए होते, तो आज हम कहीं ना कहीं अपना बैठे होते, अब घर था आपके पास पहले से। तो क्या आपको लगता है, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं हमेशा कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या केजरीवाल जी आपके छत छीनेगा? क्या आपको उम्मीद लगती है? अगर इंसानियत है अंदर अपने अंदर, तो ये काम का हल निकालना चाहिए, छीन नहीं चाहिए। कहाँ जाए? जिनके बेटा है वो आपका, जिनके पास है मकान वो तो ठीक है, चलो चले गए, किराए पर गए, कैसे भी गए। जिनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज मेरे जैसे आदमी 20 साल रिटायर होने के बाद ये आज मकान में बैठे हुए हैं, कल को ये खाली कराएंगे तो आज की नौजवान तो पूछती ही नहीं, अपने औरतों को हाथ में लगाया और चले गए। कहाँ जाएंगे मेरे जैसे लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। कहाँ जाएंगे मेरे जैसे लोग? कैसे गुजारा करेंगे? अगर भगवान ने 2-4 साल की जिंदगी दी हुई है, 5 साल की, क्या पता उसके क्या है लिखा हुआ, बिल्कुल। तो कैसे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे? तो ये देखिए, और अगर वो बेटा कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो उसको ये भी ड्यूटी उसकी बनती है कि अपने माँ बाप की इज्जत भी देखे कि कहाँ जाएंगे ये। बिल्कुल। ये सब उसने कहा था मैं सरकारी मकान भी नहीं लूंगा, जब ये इलेक्शन लड़े थे, मैं सरकारी मकान भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, है नहीं। तो फिर उसके बाद तुम्हें बहुत बड़ी कोठी भी चाहिए और बहुत, तो हमारा क्या, एक छोटा सा मकान तो दो ना कहीं ये जो बना हुआ है। तो देखिए, इनका एक ही सवाल है कि ये कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, जवान बेटे बहू चलेंगे, चलो चले जाएंगे, ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? क्योंकि इलेक्शन टाइम में केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं और वो प्रूव भी करते हैं, बिजली फ्री कहा दिया, पानी फ्री का वो भी दिया, सब कुछ जो कहते हैं वो करते हैं। महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री किया। तो मुझे उम्मीद है सीएम साहब अपने बूढ़े माँ बाप जैसे बूढ़ों को छत नहीं छीनेगा, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है उनसे, मुझे ही नहीं यहाँ के सभी निवासियों को उम्मीद है। मैं आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में, उम्मीद है आपको? मेरा नाम संतोष कुमारी है। उम्मीद तो हमें केजरीवाल से इतनी है कि उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के कहा था कि आंटी जी आप रोइए मत, जिस दिन मुझे सीट मिलती है मैं उसी दिन ही आपके मकान नाम कर दूंगा। पता नहीं अब केजरीवाल को क्या ऐसा है जो इतना भी लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि आंटी जी आप इतना परेशान मत होइए, मैं अभी भी दवा खा के चली आ रही हूँ, बुरी हालत मेरी ख़राब हो रही है सिर्फ इन्हीं मकानों के कारण। अब जो 60 साल से रह रहे हैं, बच्चों को बच्चे भी हो गए हैं, इनको लेके निकल के बैठना कहाँ पर है? मैं सिर्फ केजरीवाल भाई से यही पूछना चाहती हूँ, वो मेरे को इतना आश्वासन दे के चुप कैसे रह सकते? मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और मुझे ये भी है कि वो करेंगे। जब इतने बुजुर्गों को तीर्थ करवा रहे हैं
तो हमारे जैसे बुजुर्गों को उजाड़ना क्यों पसंद करेंगे? मैं नहीं जानती क्या कारण है, मुझे केवल इतना लिख के दे दें कि हम नहीं उजाड़ेंगे, हमें सबर आ जाएगा। दादी जी, हो सकता है कि उनकी कोई प्लानिंग हो, चल रही हो प्लानिंग, आने वाले समय में आपके लिए कोई प्लानिंग आए। ओके, कोई बात नहीं, वो प्लानिंग बनाए, लेकिन केवल अभी इतना लिख कर तो वो दे सकते हैं कि माँ जी हम आपको उजाड़े नहीं, मैं लिख कर देता हूँ, जो प्लानिंग बनेगी वो आपके लिए बनेगी, लेकिन इतना आश्वासन तो वो दे ही सकते हैं। स्टे ऑर्डर पक्का दे सकते हैं, बिल्कुल लिख फर्दर ऑर्डर दे सकते हैं, बिल्कुल लिख, हाथ की पावर है, बिल्कुल पावर है, वो दे सकते हैं, हर सूरत से दे सकते हैं, उनको इतना सा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 4800 परिवार को दे सकते हैं, 150, 200, 300 परिवार को जरूर दे सकते हैं। अभी और यहाँ के कुछ मौजूदा हैं जो इसके बारे में हमें पूरा ब्रीफ करेंगे। सर बताइए, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए पूरी घटना के बारे में। हमारे बुजुर्ग अंकल जी ने आपको 2006 तक की पूरी स्टोरी बता दी है और आंटी जी ने भी आपको बताया है। 2006 के बाद 2011 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी RK वर्मा जी ने भी हमें लिख के दिया है कि जब तक इन लोगों का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, इनको यहाँ से, इन फैमिलीज़ को यहाँ से नहीं हटाया जाए। और हम ये जब यहाँ रह रहे हैं ना, ये सरकार के ही आश्वासन के कारण हम यहाँ रह रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, इसके अलावा भी हमारा पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर रहेगी। और हमारे को जो भी है कि इसमें एक चीज़ है कि 2011 के बाद भी, अब जब से केजरीवाल सरकार 2014 से आई है, हमारी लगातार हमारे MLA के द्वारा और राणा प्रताप बाग के MLA के द्वारा लगातार उनके मंत्रियों से बातचीत चल रही है, लेटर भी दिए जा रहे हैं। और बाई चांस 2020 अक्टूबर 28 को NBC से करार हुआ है, तो उसके कारण हम लोगों को और हमने अपनी मूवमेंट तेज़ कर दी है और हम लगातार उससे भी तेज़ी में हम लोग अपने मूवमेंट के कारण लोगों से, अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनसे पूरा कोरेस्पोंडेंस कर रहे हैं और उनसे हमें आश्वासन भी मिल रहे हैं। और अभी सिर्फ हम पॉलिसी हमारे लिए हम लोग बनाने के लिए केजरीवाल जी से ज़रा उनके सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। जैसे केजरीवाल जी एक दिल्ली का मॉडल लेके पूरे देश में जा रहे हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे गुजरात में मोदी जी ने गुजरात का मॉडल लेके पूरे देश में गए, तो केजरीवाल जी भी एक दिल्ली का मॉडल लेके देश में जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी इस तरह कोई व्यवस्था करें कि हम भी ये मॉडल उनका पूरे देश में फैलाएं, कि हमारे लिए इतना अच्छा मॉडल बनाए कि हम भी पूरे देश में बनाएं और हम आगे उनको हेल्प करें, उनको आगे बढ़ने में हम भी चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बात को ज़रूर ध्यान देंगे। और हमें अभी पॉलिसी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पॉलिसी बना रहे हैं और बातें चल रही है। और हम भी थोड़ा एक इंटरिम रिलीफ उनसे ये चाहते हैं कि जैसे RK वर्मा जी ने मई 2011 में हमें एक अप्रैल 15 2011 में हमें लेटर दिया था कि इन लोगों को जब तक इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता इनको यहाँ से हटाया जाए। उसी तरह का हम केजरीवाल जी सरकार से भी हम एक निवेदन करते हैं कि इस तरह का कोई हमें लिखित में कोई आश्वासन दे दिया जाए, जिससे कि हमारे 300 परिवार जो हैं, जो इस समय बहुत दुख में है, सदमे में है, पीड़ित हैं, उनको थोड़ा एक मतलब एक तरह से उनको एक संतुष्टि मिल जाए, एक नोटिस दिया जाए कि वो पैनिक से बाहर आ जाए। उसके बाद सरकार चाहे तो हमारे इसको पॉलिसी बनाने में अपना टाइम ले सकती है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार, क्योंकि हमारे MLA जो राणा प्रताप बाग के और हमारे जो MLA हमारे हरिनगर के हैं, इनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और जब भी जाते हैं हमारी सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। लेकिन हम कहते हैं कि इसलिए हमें इससे पहले हमें ये 2 शब्द लिखवा के सरकार से मिल जाने चाहिए। क्योंकि सर स्कीमें हर सरकार देती है, आम आदमी पार्टी भी स्कीम देती है घर का और केंद्र सरकार भी स्कीम देती है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उन स्कीम पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। गलत कह रहा हूँ सर मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये 1965 का दिया हुआ स्कीम्स का है। अगर आज हमें कुछ स्कीम मिलती है, अगर हम 65 साल के होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो स्कीम को विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल कह रहा हूँ सर? बिल्कुल ठीक है। बहुत फ्लैट ऐसे हैं, नरेला में चले जाओ, द्वारका में चले जाओ और हर जगह DDA के इतने फ्लैट्स खाली हैं कि वहाँ पर केवल कबूतर हैं, इंसान नहीं है। वहाँ भी जगह दी जा सकती है, यहाँ भी इतनी बड़ा स्पेस है, 150 फ्लैट आराम से बन सकते हैं, किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है केजरीवाल जी इस बारे में पक्का सोच रहे होंगे। यहाँ के और भी निवासी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, नींद आती होगी रात को? नहीं सर, नींद अभी उड़ी हुई है। लग भी रहा है, चेहरे से बिल्कुल लग रहा है। जब से दिल्ली सरकार का जो MOU पास किया है, इन्होंने NBCC के साथ करार किया है, तब से नींद तो उड़ी हुई है।
क्योंकि डीटीसी ने हमें अंधेरे में रख करके एक एमओयू का करार किया है। अगर डीटीसी वासियों को अपने विश्वास में लेके एमओयू करार करते तो डीटीसी वासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मकान सचमुच हमारे ही है। डीटीसी की बनाई हुई सिर्फ एक कॉलोनी है शादीपुर डिपो की। ये डीटीसी की प्रॉपर्टी नहीं। अगर प्रॉपर्टी होती तो हमारे माता पिताओं ने यहाँ नौकरी करी तो रिटायरमेंट होने के बाद विद इन 180 दिन के अंदर ये मकान खाली करने का संविधान के अंदर बना हुआ नहीं। हमसे मकान तब क्यों नहीं खाली करवाए? क्योंकि ये सरकार की प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये मकान एक्चुअल में कर्मचारियों के लिए बनाए गए थे और कर्मचारियों को ही दिए गए थे। सर किसी से भी करार कर लो और फिर किसी को बेरोजगार कर दो, किसी की छत छीन लो, ये कहाँ तक का न्याय है? तो इसी के तो खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई सरकार जो कह रही है उस पर रुक नहीं पा रही है। इससे पहले भी सरकार आई, उसके साथ भी आश्वासन चला। 2011 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आर.के. वर्मा जी ने लिखित रूप में दिया है कि जब तक हम आपको कहीं बसाएंगे नहीं हम आपको उजाड़ेंगे नहीं। 2016 में अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने 77 दिन के लेटर हेड पर लिख करके दिया है कि हम आपकी व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आपको हटाएंगे नहीं। उस इतना होने के बावजूद डीटीसी वासियों को अंधेरे में रख करके 2020 में एक एमओयू का करार किया जाता है एनबीसी से। तो ये धोखाधड़ी की गई है। ये दिल्ली सरकार श्री केजरीवाल जी ने किस वजह से करी है? कोई दलाली के थ्रू करी है, बेईमानी के थ्रू करी है? क्योंकि हमें तो इसमें दलाली और बेईमानी की बदबू सी आ रही है। सर केजरीवाल जी को क्या पता ना हो डीटीसी के ही कुछ डिपो कर्मचारी इसमें लिप्त हो उसमें अंदर? ऐसा केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप हो, मैं आपका बेटा हूँ, और माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा नहीं करेंगे केजरीवाल जी। नहीं, वो तो बात ठीक है कि उन्हें पूरी बात का शायद ना मालूम हो, मगर अब हम 1 साल से पूरा प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल जी से मिलने के लिए, उन्हें हम अपनी बातों को रखने के लिए। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी हैं, उन्हें भी हमारी पूरी बातों का नहीं पता था। यहाँ तक कि हमारी विधायक जो है राजकुमारी ढिल्लों जी को, उनको भी नहीं मालूम था, क्योंकि नेतागिरी आती जाती है चली जाती है, तो नई नई बातें बतानी पड़ती। अब सबको सुनने के बाद, सभी नेताओं ने हमारी बात सुनने के बाद हमारी बातों से सहमत है, मगर फिर भी हमारे ऊपर छत छीनने की जो दरकार बनी हुई है बिल्कुल बराबर बनी हुई। नहीं, छत केजरीवाल जी नहीं छीनने देंगे। केजरीवाल जी बीजेपी कांग्रेस को हटा के आपको लेके आए थे, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क था। जो आप कहते हैं ना वो आप करते हैं। आपने बिजली फ्री, पानी फ्री और ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए फ्री दिया है आपने। इसीलिए इन जनताओं, इन यहाँ के निवासियों पे आप पर बहुत विश्वास है। उम्मीद है हमें कि आप इनके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ के और भी निवासी, सर आप कुछ कहेंगे? सर नींद तो आती नहीं होगी? नींद बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं जब उनको नींद नहीं आती तो हमें नींद कहाँ से? दूसरा क्या था कि मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 80% यहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और इसी शर्त पर वोट दिया था। यहाँ की एमएलए यहाँ आई थी राजकुमारी ढिल्लों जी, उन्होंने वादा किया था कि मकान में खाली होने नहीं दूँगी। आज वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं। जब भी उनसे मिलने जाते हो कहते हाँ मैं बैठी हूँ, खाली नहीं होने दूँगी। हो सकता है जिस समय यहाँ फोर्स आए वो अरेस्ट हो जाए, कुछ बहाना कर दें, कोरोना की बीमारी का बहाना कर दें। पिछली बार भी 2 दिसंबर को यहाँ पर फोर्स आई थी तो वो कोरोना में चली गई थी कि जी मैं कोरोना पीड़ित हूँ, मैं मिल नहीं सकती हूँ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इतने सारे वादे हैं सरकार ने जो हमारे साथ ये वादे किए हुए हैं, जिनमें शीला दीक्षित जी भी हैं, केजरीवाल साहब भी हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है, प्रबंध निदेशक दिल्ली परिवहन निगम के भी हैं, जिन्होंने हमसे वादा किया हुआ है कि आपको हम खाली नहीं कराएंगे ऐसे करके। जैसे कि आर.के. वर्मा जी ने जो हमें कमिटमेंट दिया था, एक वादा किया था कि भाई खाली तभी कराएं क्योंकि ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और सरकार को ये लगता है कि करोड़ों रुपये की मलाई खाने को मिलेगी यहाँ पर। अब ये फ्लैट बनाएंगे और फ्लैटों को बेचेंगे, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप फ्लैट बनाइए, आप मलाई खाइए, मना नहीं कर रहे आपको, आप मलाई खाइए, लेकिन उस मलाई में कुछ हिस्सा हमें भी तो दीजिए। बिल्कुल है, मलाई आप खाइए, हाँ। दूध हमें दे दीजिए। वोट हम दें, आपको राजा हम बनाए, मलाई आप अकेले खाएं, तो मलाई का कुछ हिस्सा पब्लिक को भी तो दीजिए, पब्लिक भी खाए ना तो मलाई को थोड़ा सा, उसका भी स्वाद चखे। खाली पब्लिक वोट देने के लिए एम्बेसी कंपनीज और दूध पी जाएगी डीटीसी, हमें क्या मिलेगा? खाली कटोरा, खाली कटोरा। जबकि केजरीवाल जी कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान, यानी केजरीवाल जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, मानता हूँ उस बात को, जहाँ झुकी वहीं मकान। लेकिन झुग्गी वाले आए कहाँ से? सर झुग्गियों को आज तक मकान नहीं, तो बाहर से आए ना, इलीगल है। बिजली पे वो नहीं करते, 200 यूनिट उनको फ्री कर दी, पानी उनका फ्री है, रहना उनका फ्री है, किराया को देना नहीं है, टैक्स वो देते नहीं है, फिर भी उनको मकान चाहिए। ये वो वैध है और हम टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, फिर भी हम अवैध हैं। वो फ्री में रह रहे हैं, वैध है, हम फिर अवैध हैं। सर बीजेपी ने भी झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी। झुग्गी होना एक असम्मान बात है, फिर भी झुग्गी यात्रा बिल्कुल उनका स्वागत हो रहा है वहाँ पर और हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक बनता है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने 50 साल नौकरी की, मेरा जन्म इसी मकान का।
जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा ये बात। यस 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 और मैं राइट है हाँ केजरीवाल जी को ये ऐलान करना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा Yes. बाल गंगाधर तिलक। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं भी उनसे वही कहना चाहता हूँ, मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है मकान लेना और मैं इनसे मकान लेकर रहूँगा। नहीं वो देंगे आपको, आपके पास स्वागत से देंगे वो, हमें उम्मीद है पूरी। आप नहीं है कि केजरीवाल जी को इसकी नॉलेज नहीं होगी। हमने उनके पास 18 मेल किए हैं टाइम लेने के लिए अभी रिसेंटली। 18 मेल है मेरे पास से जिनसे हमने उनसे टाइम मांगा कि हमें आप मिलने का टाइम दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। केजरीवाल बात जी हुई, टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। असल में वो घुमा रहे हैं। उन्होंने पहले एक मेल आईडी दे दी, जब मैंने फ़ोन पर उनसे टाइम मांगा कि ये आप इस पर मेल कर दीजिए, जब मैंने उनको मेल की उन्होंने उठाकर वही नंबर वापस मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, आप इस नंबर पर बात कर लीजिए। तो मतलब वो नंबर का एक गेम चल रहा है। नंबर गेम चल रहा है, टाइम नहीं दे रहे किसी को। जबकि हमने उनको रिटर्न में भी लेटर दिया हुआ है, मेल भी किया हुआ है, फ़ोन पे भी किया है, एमएलए से भी कह दिया, राणा प्रताप बाग के एमएलए से भी कह दिया, लेकिन वो ब्लेम गेम एक दूसरे को टाल रहा है। चलिए हो सकता है इसके बाद देखने के बाद शायद वो आपको टाइम दे। उम्मीद करते हैं कि हम टाइम लेंगे सर, जरूर, उम्मीद- आपको मिलवाएंगे जरूर। हमें केजरीवाल जी से उम्मीद थी, तभी तो उनको चुन के लाए। बिल्कुल, क्योंकि 2000 सीधा ने कुछ किया ही नहीं 15 साल में। और 2012 से हम केजरीवाल जी के वॉलंटियर रहे हैं शुरू से। जमीनी मेहनत की है, राजा वो बने, लेकिन हम फकीर रह गए और फिर फकीर के फकीर ही हैं वापस हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो अपने वॉलंटियर को टाइम नहीं दे सकते तो बेकार है, फिर उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं, और भी यहाँ महिलाएं हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या वो सो पाते हैं यहाँ पर। नींद आती है घर में? नहीं जी, नींद बिल्कुल नहीं आती है। रोज आना चिंता का यही सबब है कि हम यहाँ रोज हम यहीं पे खड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, दुख होता है कि कहीं छत ना छिन जाए। दुख बहुत ज्यादा है, बच्चे हैं हमारे, प्यास सब ना कुछ भूख छोड़ा है, हुआ है, ना कुछ नींद नहीं है, ना भूख है, ना रोटी की कोई चिंता है। बस यही लगता है कब छत छिन जाए, कब क्या हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं बेटा हूँ आपका, भाई हूँ, दोस्त हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं छीनने देंगे। क्या आपको लगता है छीनने देंगे? ये तो देखो वक्त अभी हम लोग तो यही सोच के बैठे हैं कि वो क्योंकि हमारी सारा काम तो महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है, बस डीटीसी पूरे दिल्ली में फ्री है। तो आप इस बात से खुश हैं, तो ये भी शायद नहीं होने देंगे। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि भाई वो हमें हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे पक्का करेंगे पक्का। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल खुश हैं आप, महिलाओं के लिए करते हैं, फ्री डीटीसी दे दिया, सब कुछ दे दिया, आप लोग को उम्मीद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल हमें उम्मीद है उनसे कि हमारे लिए वो कुछ ना कुछ हमारे लिए फैसला करेंगे इस चीज़ का, और फैसला हमारे ही पक्ष में करेंगे वो। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमको सारी पूरी कॉलोनी का, हम एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे, इस परिवार को बिछड़ने नहीं देंगे क्योंकि हम एक परिवार की तरह से है। कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग हैं, हमारी कॉलोनी परिवार है, उसको अलग नहीं होने देंगे। मतलब जी आप बस उम्मीद है केजरीवाल जी यही से? रहेंगे। बेटा है हम आपका? बेटा है। क्योंकि आपने बेटा बना के सीएम बनाया है, तो आपने कुछ इस बात की है? हमने उसको पकड़ रखा है, हमारे लिए कुछ न कुछ तो करेगा वो। बिल्कुल करेंगे ना। है, हमारे बच्चे यही पैदा हुए, यही सब कुछ हुआ, हमारे ये बच्चे सब यही बेटा कभी बूढ़े माँ बाप को बेघर नहीं होने देगा। बेघर नहीं होने देते हैं, सच्ची बात है। मेरे जैसे बेटा होगा तो कभी नहीं कर। और कलयुग होगा तो कलयुग होगा तो भगवान ही मालिक है। भगवान मालिक। हाँ। आप कुछ कहेंगे? कुछ कहने के लिए सब तो होंगे नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें घर से मत निकालिए, बस हम तो उनके आगे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें जहाँ हम बैठे हम वहीं बैठे रहना। बस हम या तो कोई व्यवस्था करें आप लोगों के लिए, यहाँ व्यवस्था करते कहीं और करें, पर करें कि 150 परिवार एक साथ जुड़े अलग होना। जो हम 150 परिवार कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पूरे परिवार की तरह रहे हम। बच्चे यहाँ ही बच्चे पैदा हुए, यही पले, यही सब कुछ हुआ है हमारे बच्चे। मैंने हमें रात को पूरी रात में नींद नहीं आती है। हम अगले दिन बैठते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। रात को पूरी रात नींद नहीं आती हमें, यही सोचते हैं कि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, यही चिंता में लगे रहते हैं हम सारा दिन। देखिए समस्याएं बहुत है यहाँ पर, फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री ट्रांसपोर्ट। अगर फ्री ट्रांसपोर्ट ना दे के पैसा बचा के इनके लिए कोई व्यवस्था कर देते तो बहुत अच्छा होता। मैं उम्मीद करता हूँ केजरीवाल साहब से कि आने वाले समय में यहाँ की जनता को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के टाइम में ये कहा था और करते भी हैं। बेटा हूँ मैं आपका, दोस्त हूँ मैं आपका, और आपका भाई हूँ। बिल्कुल नहीं करेंगे, और हो सकता है कि इलेक्शन तक ये काम ना हो, इलेक्शन के बाद हो जाए, पर उम्मीद करते हैं इलेक्शन से पहले ही इनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ डायरेक्ट 24 न्यूज़ के लिए। सच्ची खबर आप तक सीधी पहुंचेगी, सीधी बात, नो बकवास। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।